नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खोलता हूं ताकि आप यहां से निकलें तो उस खबर के मास्टर होकर निकलें। और न्यूज का फैमिली शो है, जैसा आपको बार बार याद दिलाता हूं। खबर उस अंदाज में है कि आपको ही नहीं, आपके बच्चों को भी समझ में आए। तो अटेंडेंस फुल होनी चाहिए इस पाठशाला में। आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बताऊं पाठशाला में आज आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। आज पाठशाला में यूक्रेन युद्ध का अनदेखा चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं, जिसकी चर्चा कहीं नहीं मिलेगी आपको, किसी चैनल पर नहीं, कहीं नहीं। वो अनदेखा चैप्टर आपको बताऊंगा और यूक्रेन युद्ध के असली विलन से आपको मिलवाऊंगा। जो हथियार देते हैं और युद्ध का तमाशा देखते हैं उनको भी बेनकाब करूंगा। जिनके लिए युद्ध सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है, उनकी पोल पट्टी खोलूंगा, उनकी जानकारी दूंगा। बम पुतिन के, बर्बादी यूक्रेन की और फायदा अमेरिका का कैसे, आज आपको यह विस्तार से समझाऊंगा। एक युद्ध बेचकर कितना कमा लेता है अमेरिका, जैसे पूछते नहीं है कितना कमा लेते हो। अमेरिका एक युद्ध बेचकर कितना कमाता है, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा और विस्तार से बताऊंगा। विलेन जो पुतिन को बताया जा रहा है, जरा अमेरिका कितना हीरो और विलेन के बीच में है या वही है असली हीरो या असली विलेन, आपको यह भी बताऊंगा। तो बिना वक्त गवाए आज का चैप्टर खोलते हैं। यूक्रेन युद्ध को 7 दिन हो चुके हैं, मतलब एक हफ्ता हो गया। भयानक लड़ाई चल रही है। कई लोगों को यह लग रहा है कि इस युद्ध के विलेन पुतिन है, और जिनको नहीं लग रहा है उनको लगवाया जा रहा है कि अरे पुतिन ने ही सब कर दिया, पुतिन ही विलेन है। बताओ, लोगों को मार रहा है क्योंकि उसने यूक्रेन पर हमला किया, पुतिन विलेन है। लेकिन क्या यही पूरा सच है? क्या अमेरिका और पश्चिमी देशों का इसमें कोई बराबर का गुनाह नहीं है क्या? हम आज आपको बताएंगे कि वो कैसे इस पूरे हमले के पीछे जिम्मेदार हैं। आज इसका चैप्टर खोल रहा हूं मैं। आपको बताऊंगा कि कैसे इन देशों ने इस युद्ध को रोकने की ईमानदार कोशिश ही नहीं की। ये तो भूल ही जाइए, जैसे वो पीछे से गायब हुए। वो चैप्टर खोलकर आपको बताया था कि बोले लड़ो 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 और पीछे से गायब हो गए। लेकिन जो लड़ने के पहले की कोशिश थी वो भी बेईमानी से भरी हुई थी। कैसे ये देश यूक्रेन और रूस को लड़ाकर अपना फायदा देख रहे हैं, आज आपको समझ में आना चाहिए। और आपको जरा मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ये देखिए, यूक्रेन युद्ध का विलन कौन है? इस व्यक्ति को तो बना दिया गया कि भाई पुतिन है असली विलन, और किसी की चर्चा नहीं है। लेकिन ये भाई साहब ज़ेलेंस्की, इनका क्या रोल है? इनकी चर्चा नहीं होगी क्या? आज इनका रोल भी बताऊंगा। सिर्फ इसलिए कि आपके ऊपर हमला हो रहा है और आप जो है हीरो हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा। और जो बाइडन, अमेरिका वाले भैया, आपका रोल भी जरा दुनिया को बताऊंगा। अमेरिका जो है, इसका तो पूरा चैप्टर खोलूंगा। अमेरिका शांति और संप्रभुता पर किसी को ज्ञान देता है तो इतना ढोंगी दिखता है, इतना फर्जी दिखता है कि कोई और नहीं लग सकता। और क्यों ऐसा कह रहा हूं, अभी चैप्टर खोलूंगा तो बताऊंगा। 7 दिनों के युद्ध में यूक्रेन के कई शहरों में भयानक तबाही हुई। अगर ऐसा ही होता रहा तो यूक्रेन कई दशक पीछे चला जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, बिल्डिंग्स तबाह हो गई, घर लोगों के तबाह हो गए, दुकानें तबाह हो गई, जल गई इमारतें। लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये युद्ध रुक जाएगा। रुक जाने के बाद भी क्या होगा? इस शहर को, इस देश को बसाने में कितना पैसा और वक्त जाएगा, लोगों की जिंदगी वापस लाने में। जिन्होंने वो सायरन सुने हैं, जिसका मतलब होता है कि आप घर के अंदर छुपो, बंकर में जाओ, जिन्होंने धमाकों की आवाज सुनी है, गूंज सुनी है, अपने आंखों के सामने अपनों को खोया है, उनकी जिंदगी क्या दोबारा हो जाएगी? खत्म हो गया, चलो अब फिर से हम नॉर्मल खेलते हैं। 7 दिन में यह हाल है, महीने भर चला तो सोचिए क्या होगा। अच्छा, हमले बढ़ रहे हैं, इतने जोरदार हैं कि वहां मानवीय आपदा खड़ी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 8,36,000 लोग यूक्रेन छोड़ने को मजबूर हुए। और संयुक्त राष्ट्र वाले भैया लोग जो हैं वो सिर्फ गिन रहे हैं कितने लोग छोड़कर जा रहे हैं। इनके बस का कुछ नहीं है। पता नहीं यूनाइटेड नेशन किस लिए बना हुआ है। एक तरफ यूक्रेन के शहरों पर रूस के बम बरस रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन रूस की बातचीत भी चल रही है। यानी जो काम युद्ध से पहले होना चाहिए था, बातचीत पहले ना करना था,
पहले नहीं, तुम करोगे तो हम ये कर देंगे, हम नहीं झुकेंगे, तुम कैसे नहीं झुकोगे, ये सब चलता रहा। उसके बाद ठोका ठोकी शुरू हो गई और अब कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, और ये भी युद्ध के बीच में बातचीत चल रही है। 28 फरवरी को बेलारूस में रूस और यूक्रेन के अधिकारियों की बातचीत हुई थी, तब हुई जब युद्ध का 5वां दिन चल रहा था। कहा जा रहा है कि आज फिर बातचीत हुई है। यूक्रेन के वित्त मंत्री ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम रूस की कोई शर्त नहीं मानेंगे। तो क्या बातचीत करोगे जब शर्त ही नहीं मानोगे? कोई पहले ही तुमने रेखा खींच दी कि हम शर्त नहीं मानेंगे, तो वहां बातचीत करने क्या जा रहे हो? कि तुमने जो है वो इंडिया कैसे श्रीलंका को हराई ये देखा कि नहीं देखा, ये बात करोगे क्या? एक्टिंग कर रहे हो, साफ साफ दिख रहा है कि बातचीत की एक्टिंग कर रहे हो। अगर पहले ही तय कर लिया कि कुछ मानना नहीं है, बातचीत में गंभीरता भी तो दिखनी चाहिए। रूस अलग बातचीत के बीच में बम गिरा रहा है, वो बम गिरा रहा है, ये कह रहा है हम नहीं मानेंगे। कोई लचीलापन ही नहीं है और कोई बीच में मीडिएशन कराने के लिए नहीं है। कोई पश्चिमी देश, अब चलिए आप कह रहे हो कि हम लड़ाई में नहीं जाएंगे, ठीक है, चलो 1% के लिए मान लिया कि आप जो है वो लड़ाई में नहीं जाओगे, आपकी खुद की अर्थव्यवस्था जो है कोरोना काल में ध्वस्त हो रखी। बातचीत तो करा सकते हो, वो भी नहीं करा रहे हैं। यानी जो देश यूक्रेन को नेटो मेंबर बनाने पर तुले हुए थे, जो देश यूक्रेन को उकसा रहे थे, सब गायब हो गए। होना क्या चाहिए था कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को यूक्रेन को हथियार देने और रूस पर प्रतिबंध लगाने की जगह बातचीत में मध्यस्थता करनी चाहिए थी ना। आपके दो दोस्त भिड़ रहे हैं, तो आप जाकर एक को हाथ पकड़ के खींचोगे, बोलोगे इधर आओ मेरी बात सुनो पहले, या दूसरे को पकड़ोगे या दोनों को बैठाओगे, बोलोगे रुको मेरे सामने बात करो जरा। आप क्या कर रहे हैं? इसको चाकू दे रहे हैं, उसको पिस्तौल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं तुम दोनों के बीच दोस्ती हो जाए और मैं तो लड़ाई नहीं लड़ूंगा। डिप्लोमेसी किस लिए होती है? इसीलिए ना भाई कि युद्ध नहीं होगा, टकराव की स्थिति में बीच का रास्ता निकल जाएगा। लेकिन इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा गया, और ऐसा जानबूझकर हुआ क्योंकि युद्ध में सबको फायदा दिखता है। आम लोग पिसते हैं, देश बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन ये नेता, मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग ढोंग करते हैं कि हमको बहुत दर्द हो रहा है कि यहां लोग मर रहे हैं। ये आर्म्स लॉबी, ये बड़े बड़े नेता, इनको आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अमेरिका जैसे देश को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अभी आगे बताऊंगा क्यों कह रहा हूं ऐसा। अच्छा, आप वॉर की पूरी टाइमलाइन देख लीजिए, मुझ पे विश्वास मत कीजिए, आप टाइमलाइन देखिए कि युद्ध को टाला जा सकता था या नहीं, या इसे जानबूझकर कैसे बढ़ाया गया। 4 महीने से जानकारी थी भाई, 4 महीने से पता है, कुछ किया ही नहीं गया। उकसाने वाले बयान देते रहे, युद्ध को रोकने के लिए कोई माहौल नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया आगे बताऊं, उससे पहले टाइमलाइन देखिए। कितने मौके हाथ में थे कि यह युद्ध रुक जाता। 3 नवंबर 2021 यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि बॉर्डर पर रूस के 90,000 सैनिक तैनात हो गए। तब आपके दिमाग में नहीं आया, जो बाइडेन साहब को तब नहीं सूझा कि दोनों को बैठा लेते हैं, जरा कुछ अभी ही कर देते हैं मामला। तब आप समझा रहे थे कि चिंता मत करो, हम पीछे हैं ना। 4 दिसंबर 2021 अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा कि 2022 की शुरुआत में रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो इंटेलिजेंस किस लिए जुटा रहे थे? वहां रोजगार देना है लोगों को कि इंटेलिजेंस जुटाने में, चलो तुमको लगा दिया, तुम्हारा घर चलेगा, कि उस इंटेलिजेंस का कुछ करोगे रोकने के लिए। लेकिन आपको रोकना ही नहीं था, अमेरिका को रोकना ही नहीं था। 7 दिसंबर 2021 अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी। चेतावनी क्या दे रहे हो भाई, समझाओ ना। रूस क्या चेतावनी से डरने वाला है? आपसे छोटा है क्या? आप 19, वो 19 वो 20 है क्या? मतलब आप उसको और पिन मार रहे हो। 17 दिसंबर 2021 रूस ने पश्चिमी देशों के सामने अपनी मांग रखी, जिसमें यूक्रेन को नेटो का सदस्य न बनाने की मांग शामिल थी। उसका पक्ष नहीं सुनिएगा आप। कल आपको बयान सुनाया था ना पुतिन का, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर अमेरिका के बॉर्डर पर हम मिसाइल लगा देंगे तो क्या करता। उसकी अपनी चिंता थी कि आप यूक्रेन को जो है पंप किए जा रहे हो, कल को मेरे ऊपर जो है दागेगा मिसाइल, मैं क्या करूंगा। उसकी चिंता आपको समझनी नहीं थी, सुननी नहीं थी। 3 जनवरी 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भरोसा दिया कि अगर रूस ने हमला किया तो निर्णायक एक्शन लेंगे। क्यों भरोसा दे रहे थे? तब आपकी अर्थव्यवस्था क्या 7वें आसमान पे थी? तब नहीं पता था कि हम नहीं जा पाएंगे। अब समझ में आ रहा है। पंप कर रहे थे ये लोग। इनको लगा कि अगर हम अभी बता देंगे कि नहीं आएंगे लड़ने तो ये तो लड़ाई ही नहीं होगी, तो तब कह रहे थे निर्णायक एक्शन लेंगे।
10 जनवरी 2022 को रूस और अमेरिका के अधिकारियों के बीच जेनेवा में डिप्लोमेटिक बातचीत हुई, वो भी बेनतीजा रही क्योंकि निकालना ही नहीं था नतीजा। 24 जनवरी 2022 को नेटो देशों की सेना अलर्ट मोड पर आ गई। अमेरिका ने अपने 8500 सैनिकों को अलर्ट मोड पर रखा। किस बात के लिए? जब आपको लड़ना नहीं था तो अलर्ट मोड पे क्या कर रहे थे? मेरा आपका झगड़ा हो गया, फोन बंद कर दिया, लेकिन पलट के फिर फोन नहीं करना है मनाने के लिए, लेकिन फिर फोन ऑन किया। किस बात के लिए? ये दिखाने के लिए कि तुम आपका फोन ऑन है, मेरा मैसेज आता रहे और दूसरा आदमी जो है वो ये सोचता रहे कि ये अभी फोन करेगा, अभी फोन करेगा। इसका तो फोन ऑन है, नीला टिक दिख रहा है, पढ़ रहा है मेरा मैसेज। सर, जब नहीं लड़ना था तो सैनिक अलर्ट मोड पे किस लिए थे? यूक्रेन के दिमाग में ये भरने के लिए ना कि हम हैं, लड़ो। 26 जनवरी 2022 को रूस को जवाब देते हुए अमेरिका ने कहा कि नेटो के दरवाजे सबके लिए खुले। दरवाजे खुले थे तो वहां से अपने सैनिकों को निकाल के बाहर भी तो भेजना था, सब अंदर घुस गए दरवाजे के, इसलिए दरवाजा खुला रखा था। 27 जनवरी 2022 को बाइडेन ने चेताया कि फरवरी में यूक्रेन पर हमला हो सकता है। चेता ही रहे थे, रोकने का प्रयास किया था, आज भी चेता ही रहे हो। बहुत चीता देश है, चेताता ही रहता है। 31 जनवरी 2022 को यूएनएससी में अमेरिका और रूस ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। अमेरिका ने कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका युद्ध के लिए उकसा रहा है, जबकि हमारा यूक्रेन में घुसने का कोई प्लान ही नहीं है। रूस ने जोर देते हुए कहा कि युद्ध की धमकी पर चर्चा करना गलत है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका युद्ध चाहता है, और बिल्कुल ठीक कह रहा था रूस। ये भाई लोग चाह रहे थे कि युद्ध हो जाए। 8 फरवरी 2022 फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पुतिन से मिले और दावा किया कि रूस यूक्रेन के मुद्दे को नहीं भड़काएगा। हालांकि रूस ने ऐसे दावे से इनकार किया। 11 फरवरी 2022 अमेरिका ने चेतावनी दी कि रूस 20 फरवरी को खत्म हो रहे विंटर ओलंपिक से पहले यूक्रेन पर हमला कर देगा। 12 फरवरी 2022 बाइडेन और पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला, उल्टे मामला और बिगड़ गया। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन अमेरिका ने चेताया कि हमला किसी भी दिन हो सकता है। यह चेताचेती चलता रहा। 15 फरवरी 2022 को पुतिन ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए पश्चिमी देशों को रूस की सुरक्षा चिंताओं को समझना होगा। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको समझना ही नहीं था। उसके बाद की कहानी यह है कि इतना मौका रहा, लेकिन सब जीरो। अमेरिका और रूस की खींचतान में रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया। युद्ध छिड़ गया। अमेरिका वाले भैया कोना पकड़कर बैठ गए। यूक्रेन लड़ रहा है, उसको हीरो दिखा रहे हैं, लेकिन हथियार दे रहे हैं, रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। युद्ध के बीच भी अमेरिका और नेटो की सेना यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा कर रही है। अमेरिका पहले भी बातें कर रहा था, आज भी ज्ञान दे रहा है। एक बार सुनिए। Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. ये दुनिया को बताते आए कि ये अंकल सैम है, सबके चचा हैं ये। और दुनिया को ये समझाने वाले ये चचा जी, जब दुनिया की मदद करने की बारी आई, यूक्रेन की मदद करने की बारी आई, तो कह रहे हैं, लाइन सुनिए, वी स्टैंड यूनाइटेड। अरे भैया, तुम यूनाइटेड खड़े रहो या टूट फूट के खड़े रहो, यूक्रेन की मदद के लिए नहीं जाओगे। ये अगली लाइन में बोल दिया फिर इन्होंने। गजब चल रहा है। अब यह समझिए कि यूक्रेन के लोगों के लिए बड़ा विलेन पुतिन है या फिर नेटो के देश। एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। कल पोलैंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें यूक्रेन की एक महिला पत्रकार भड़क गई, बोरिस जॉनसन से तीखे सवाल पूछने लगी, जिसका जवाब देना बोरिस जॉनसन के लिए मुश्किल हो गया। इस महिला पत्रकार ने कहा कि नेटो ने यूक्रेन को युद्ध में अकेला छोड़ दिया है। सुनिए एक बार क्या हुआ था वहां। Ukrainian women and Ukrainian children are in deep fear because of bombs and missiles which are going from the sky. And Ukrainian people are desperately asking for the West to protect our sky. We are asking for the no-fly zone. We are saying in response that it will trigger World War III. But what is the alternative, Mr. Prime Minister? Security under Budapest Memorandum. So you are coming to Poland. You are not coming to Kiev, Prime Minister. You are not coming to Lviv because you are afraid. Because NATO is not willing to defend, because NATO is afraid of the World War III, but it is already started.
And these are Ukrainian children who are there taking the hit. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. यूक्रेन के पत्रकारों को भी समझ में आ रहा है कि उनको मूर्ख बना दिया गया और ये भाई साहब खड़े होकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मुंह हिला रहे हैं। अरे मुंह हिलाने से होगा, पैर हिला के वहां जाना था आपके सैनिकों को, वो हुआ नहीं। बेइज्जती हो रही है इन लोगों की, खड़े खड़े बेइज्जत कर दिया इस पत्रकार ने, और करना ही चाहिए। वहां लोगों को लड़ा के और यहां जो है मसीहा बनते घूम रहे हैं। यूक्रेन की पत्रकार ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बुडापेस्ट समझौते पर सवाल किया। क्या था समझौता, कैसे यूक्रेन के साथ धोखा हुआ, वो आपको बता देता हूं। एक वक्त में यूक्रेन के पास 5000 एटमी बॉम्ब थे। ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भंडार था। तब यूक्रेन से कहा गया था कि वो इन एटम बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता क्योंकि इनका फायरिंग कंट्रोल तो रूस के पास है, तुम कैसे चलाओगे। 1994 में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ। फिर से सुनिए किसके किसके बीच, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ और इन्होंने यूक्रेन को अपने न्यूक्लियर हथियार नष्ट करने के लिए तैयार कर लिया। बदले में यूक्रेन को क्या दिया, भरोसा। ये लो अपनी जेब में भरोसा रखो, हम भरोसा देते हैं कि रूस, अमेरिका, ब्रिटेन कोई भी यूक्रेन के लिए खतरा नहीं बनेंगे। आज भरोसा निकाल के ज़ेलेंस्की फाड़ के फेंक दे या किसी से कहें इस भरोसे के बदले मुझे 5 रुपया दोगे, तो कहेगा, मुंह पे मारेगा और कहेगा इस भरोसे की कोई कीमत नहीं। अमेरिका पे भरोसा कर रहे थे तुम, मूर्ख हो तुम। ब्रिटेन पे भरोसा कर रहे थे जिन्होंने इतने देशों पर राज किया, रानी का राज चलता था। भरोसे पे धोखा दे दे के लोगों को पे राज किया जिन्होंने, उनकी फितरत बदल जाएगी। 5 दिसंबर 1994 बुडापेस्ट समझौते के तहत ही यूक्रेन को भरोसा दिया गया था, जो आज मिट्टी में मिलाया जा चुका है। यूक्रेन से वादा किया गया था कि उस पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन जब रूस ने हमला किया तो कोई यूक्रेन के लिए आकर लड़ नहीं रहा है। साथ देने के नाम पर हथियार दिए जा रहे हैं, युद्ध के नाम पर डिफेंस कारोबार को बढ़ाने का माहौल बनाया जा रहा है। जो हथियार यूक्रेन को युद्ध से पहले दिए जाने चाहिए थे, उन्हें युद्ध के बीच दिया जा रहा है और इसका मकसद यूक्रेन को बचाना नहीं बल्कि उकसाना है, जिससे युद्ध जो है वो और भयानक हो जाए। लड़के को पहले पढ़ाया नहीं, आज एग्जामिनेशन देने बैठा है तो बीच में पीछे से जाके प्लेन बना के पर्ची फेंक रहे हैं कि लो चोरी कर लो। क्यों? क्योंकि चोरी कराने वाले माफिया से आप मिले हुए हो। लड़के से अलग पैसा लोगे, दूसरों के मुंह में खून और लगाओगे कि अरे चोरी करके पास हो सकते तो पढ़ने की क्या जरूरत है। पहले क्यों नहीं पढ़ाया, किताब क्यों नहीं दी? आज जो है पर्ची बना बना के अंदर फेंक रहे हो खिड़की से। हथियार देकर अमेरिका और पश्चिमी देश दूर से तमाशा देख रहे हैं। अमेरिका ने क्या किया? 2650 करोड़ रुपए की कीमत के हथियार यूक्रेन को भेज रहा है। इसमें जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, सैन्य वाहन, छोटे हथियार, गोलियां, सैन्य सूट के अलावा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी है। खुद लड़ने नहीं जाओगे, लेकिन लड़ने का हथियार दे रहे हो कि तुम लड़ो, चलाओ, इसको बढ़ाओ। रूस कमजोर हो जाना चाहिए और आर्म्स लॉबी गेंदा फूल बनकर खिले। यूरोपियन यूनियन 3800 करोड़ की कीमत के हथियार दे रहा है। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक रोधी हथियार, अन्य मिलिट्री उपकरण शामिल है। 1994 में तो धरवा लिए तुमने कि सारा न्यूक्लियर वेपन हमको दे दो। आज लड़ाई करने के लिए हथियार दे रहे हो, और पहले क्यों नहीं दे रहे थे? और जो हथियार दे रहे हो, इसी की चिंता तो रूस को थी ना, यही तुम लोग करोगे, तो उसकी चिंता वाजिब निकल रही है ना। जर्मनी 1000 टैंक रोधी हथियार, 500 स्टिंगर मिसाइल भेजेगा। यूके 1800 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, मिलिट्री सपोर्ट और घातक हथियारों की सप्लाई का वादा कर रहा। कब करोगे? कब करोगे? जब वहां पर सब बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तब। स्वीडन 500 बेहद आधुनिक टैंक रोधी हथियार देने की बात कर रहा है। बेल्जियम 3000 मशीन गन, 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर। नीदरलैंड 200 स्टिंगर एयर डिफेंस रॉकेट देगा, 50 एंटी टैंक हथियार, 400 रॉकेट दे देगा। डेनमार्क कह रहा है 2700 एंटी टैंक हथियार ले लो मेरे से। नॉर्वे कह रहा है हेलमेट ले लो, सैन्य सूट ले लो, 2000 टैंक रोधी हथियार ले लो मेरे से। कनाडा घातक हथियार और 2900 करोड़ रुपए की मदद की बात कर रहा है। अरे भैया, एक फिल्म में डायलॉग था, तेरा खून कब खौलेगा? कब खौलेगा ये सब देखकर? मतलब बाप का, दादा का, चाचा का, सबका बदला लेगा फैजल। यूक्रेन को बना दिए फैजल, और सब बाप दादा जो बने हुए हैं वो हथियार दे रहे हैं कि जा फैजल तू जो है वो रशिया पर चढ़ जा।
ये वैसे ही कि आप अपने दोस्त से कहें कि जब भी तुम्हारी लड़ाई हो घबराना मत, मुझे दूर से ही आवाज देना। दोस्त पलट कर पूछेगा मैं आवाज दूंगा तो आओगे ना? नहीं भाई, जैसे ही आवाज दोगे मैं वहीं से पलट के भाग जाऊंगा। ये लोग वो कैटेगरी के। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और युद्ध का तमाशा देख। दूसरी तरफ रूस पर पाबंदियां लगाकर ये रूस को अलग भड़का रहे हैं। रूस पर पाबंदी क्या क्या लगा दी। अमेरिका कहता है रूस का सेंट्रल बैंक स्विफ्ट सिस्टम से बाहर है। 63,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति फ्रीज। अमेरिका के एयर स्पेस में रूस के विमान को बैन कर दिया। रूस के 2 सरकारी बैंक्स के यूएस यूरोप में कारोबार पर रोक लगा दी। अमेरिका ब्रिटेन में रूस की सबर बैंक वीटीबी बैंक पर बैन लगा दी। इससे क्या रूस रुक जाएगा? उसने नहीं सोचा होगा कि तुम ये सब करोगे, सोचा ही होगा। वो तो मूर्ख नहीं बैठा है, वो तो ये तक सोचा बैठा था कि आगे क्या करोगे। लेकिन ये करके उस वक्त जबकि वो ऑलरेडी युद्ध के मोड में है, नाराज मोड में है, आप उसको और पिन मार रहे हो। समझाने का प्रयास कहीं से नहीं है। तुम हथियार ले लो, तुम लड़ लो और उसको जो है वो और टाइट कर दो। ब्रिटिश पोर्ट पर रूस के जहाजों की एंट्री बैन। 5 रूसी बैंक, 3 रूसी अरबपतियों पर पाबंदियां। रूस के मददगार बेलारूस की 2 सैन्य कंपनियों पर पाबंदी। रूसी बैंक वीटीबी की संपत्ति को फ्रीज कर लिया। रूस के हथियार निर्माता रोस्टेक की संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया। जर्मनी ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं। 11.6 अरब डॉलर की नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस परियोजना पर रोक। कनाडा ने कहा मैं भी आऊंगा। रशिया टीवी बैन कर दिया। बाप, रशिया टीवी बैन हो गया तो अब पता नहीं दुनिया कैसे जिएगी। रूसी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र भी प्रतिबंधित कर दिया। जापान रूस को सेमीकंडक्टर के निर्यात पर रोक लगा दी। अमेरिका और पश्चिमी देश खुद को दुनिया का ठेकेदार मानते हैं ना, लेकिन जब यूक्रेन की बारी आई तो कह दिया कि सीधे युद्ध में नहीं उतरेंगे। 1 मार्च 2022 को यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बयान दिया। वो बयान आपको याद दिलाता हूं। कल कहा था उन्होंने, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि हम यूक्रेन में रूस की सेना से नहीं लड़ेंगे। हमारी सेना नेटो देशों के बॉर्डर पर तैनात है और इस वक्त यही करना सही कदम है। और आज क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, यह मैं साफ कर दूं कि हमारी सेना यूक्रेन में रूस से नहीं लड़ेंगी। यूरोप में अमेरिकी सेना की तैनाती यूक्रेन में लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए। यह सब बात पहले समझ में नहीं आ रहा था कि नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। आलम यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के समर्थन में दी गई स्पीच में यूक्रेन का नाम तक भूल जाते हैं और यूक्रेनियन को ईरानियन कह देते हैं। यह तो इस आदमी की हालत है। सुनिए एक बार। May circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world. May circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world. इस उम्र में बनिएगा राष्ट्रपति तो यही सब होता है। पुतिन को अमेरिका या पश्चिमी देश किस मुंह से विलेन बता रहा है? अमेरिका खुद क्या करता है? अफगानिस्तान 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया, तालिबान को गद्दी से हटाया और 21 साल के युद्ध के बाद 2021 में तालिबान को ही अफगानिस्तान सौंपकर अमेरिका चला गया, लोगों को छोड़ के कि तुम अपना देख लो। लोग प्लेन में लटक लटक कर गिरते रहे। इस आदमी को, इसके देश को 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ा। यह है अमेरिका। अफगानिस्तान को बर्बाद करके छोड़ दिया इसने। इराक में घुस गया कह के कि वहां बड़े बड़े हथियार है। 2003 में इराक में अमेरिका ने हमला किया, सद्दाम हुसैन को गद्दी से हटा दिया, फांसी पर लटका दिया। 2014 में इराक से अमेरिकी सेना ने वापसी शुरू कर दी। आज इराक क्या है? बर्बाद हो चुका है। इधर उधर बम फटते हैं, कितने लोग मर गए, अमेरिका को 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ता। और ये दूसरे को बता रहा है कि उसके टेरिटरी में मत घुसो और ये मत करो और वो मत करो। और इराक में झूठ बोल के घुसा था कि वहां पर बड़े बड़े हथियार जो हैं वो सद्दाम हुसैन ने जमा कर लिए। बाद में कुछ नहीं मिला। इसने दुनिया को कभी पलट के अमेरिका ने जवाब दिया कि हमने बर्बाद कर दिया उस पूरे देश को और वहां के लोगों को? कोई जवाबदेही है अमेरिका की? और यह दुनिया को ज्ञान दे रहा है आज। लीबिया, मार्च 2011 में अमेरिका समेत नेटो फोर्सेस ने लीबिया पर हमला किया, तानाशाह गद्दाफी को गद्दी से हटा दिया और लीबिया को सुधार दिया।
क्या हालत है लीबिया की? गद्दाफी में जो के शासन में जो हाल था उससे बुरी हालत करके छोड़ दिया। अमेरिका का तो युद्ध का इतिहास रहा है भाई। मैं आपको बताता हूं, अगर आप अमेरिका का इतिहास समझने बैठिएगा, अमेरिका का इतिहास क्या कहता है इसको देखिए। अमेरिका के पास शब्द नहीं होने चाहिए दूसरों को ज्ञान देने के लिए। यह अमेरिका का इतिहास है। 1776 से लेकर 1776 से लेकर 2020 तक 2020 तक 244 साल में 244 साल में से 225 साल अमेरिका यूएस युद्ध में रहा है। चाहे वो गृह युद्ध रहा हो, कहीं घुसकर उसको बर्बाद करना रहा हो, कहीं से पेट्रोल लूटना रहा हो, कुछ भी वजह रही हो, यह देश 244 साल में से 225 साल से युद्ध में है। यानी 90% से ज्यादा वक्त से अमेरिका युद्ध में रहा है, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बात करना भी बहुत जरूरी है। ज़ेलेंस्की अपने देश को युद्ध में झोंककर हीरो बन गए। यह अच्छी बात है कि ज़ेलेंस्की अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और यह जज्बा हर किसी में अपने देश के लिए होना चाहिए। लेकिन कड़वा सच यह है कि आप हीरो बन गए लेकिन युद्ध नहीं रोक पाए। हीरो तो आप तब होते जब आपने एक भी व्यक्ति को, अपने एक भी नागरिक को मरने ना दिया होता। आप सिर्फ वहां पर, जैसे लड़ाई में नहीं होता कि ऊपर से पड़ रहा है और आप बच रहे हैं, बस वही हाल। आप पलट के मार नहीं पा रहे। कितने दिन आप बच पाएंगे दुनिया ये देख रही है, ये नहीं देख रही कि आप रूस को पलटकर हरा पाएंगे या नहीं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ज़ेलेंस्की वो नेता हैं जो हालात को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाए। एक कॉमेडियन को जब आप राष्ट्रपति बनाते हैं तो ऐसी स्थिति होती है, उसको राजनीतिक समझ, पीछे से अमेरिका पंप कर रहा है, ये समझ में आना चाहिए था ना, नहीं समझ पाए, इसलिए हीरो बनकर ज्यादा मत घूमिए। वो पुतिन के इरादों को भी भाप नहीं पाए, पुतिन को असेस नहीं कर पाए कि ये आदमी क्या है और जो बोलता है उसमें से कितना कर देता है, ये भी तो असेस करना था ना भाई साहब। नहीं कर पाए आप। काहे के हीरो? नेटो को सीधी मदद देने के लिए मना नहीं पाए और इसी में वो फंस गए। जब फंस गए तो उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वो किस बात का हीरो जिसने दुनिया में कोई ऐसा दोस्त नहीं बनाया जो उसके लिए लड़ने के लिए आ जाए। वो किस बात का हीरो जो इस मतलबी दुनिया में अपने देश को वो रुतबा, वो ओहदा नहीं दिला पाया कि कम से कम लोग फायदे के लिए ही तुम्हारे साथ खड़े हो जाएं और लड़ें। जो युद्ध में अपने देश को झोंक दे, अपने देश के नागरिकों को युद्ध में झोंक दे, उनसे हथियार उठाने के लिए कह दे, क्या उसे हीरो मानना चाहिए? ज़ेलेंस्की युद्ध में उतरे हैं, खुद सेना की यूनिफॉर्म में लड़ रहे हैं, लेकिन सच यह है कि ज़ेलेंस्की कोई सैनिक नहीं है। वो एक देश के प्रमुख हैं और देश के प्रमुख का काम हथियार उठाना नहीं होता, बल्कि डिप्लोमेसी से अपने देश के हितों की रक्षा करना होता है, अपने देश के नागरिकों की जान की हिफाजत करना होता है। इसमें ज़ेलेंस्की फेल हो गए। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों की जिद की कीमत यूक्रेन के लोग चुका रहे हैं। पश्चिमी देश और अमेरिका इसे बैठकर देख रहे हैं और बाकी बची दुनिया कीमत चुका रही है, क्योंकि युद्ध से सबका आर्थिक नुकसान होगा, ये याद रखिए। अगर युद्ध चलता रहा तो हम सब से मतलब हम सब इसकी बड़ी कीमत चुकाएंगे। और ये ज़ेलेंस्की के बारे में ये भी बता दूं, इनको बड़ी उम्मीद थी कि भारत मदद करेगा। भारत के खिलाफ रहते थे हमेशा यूक्रेन वाले, अभी हाथ जोड़कर कह रहे थे कि आप मदद कीजिए। और जब भारत ने मदद उस तरीके से नहीं की जैसे ये चाहते थे, तो आज एक वीडियो आया जिसमें भारत के छात्र ट्रेन में चढ़ना चाह रहे हैं तो यूक्रेन के लोग मना कर दे रहे हैं। तब आपकी मानवता कहां गई? ऐसे तो हीरो बनते हैं कि हम मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो छात्र जो आपके देश के नहीं और वहां से निकलना चाहते हैं उनको ट्रेन में चढ़ने से रोक रहे हो, ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, ये सोचकर कि भारत तो वहां से सबको निकाल ही रहा है, लेकिन इस तरीके से परेशान करेंगे तो शायद हमारे साथ खड़ा हो जाए। ये आपकी मानवता है? ये आपका हीरो होना है? हीरो होते तो उनको खुद छोड़कर आते बॉर्डर तक। वो तो भारत के तिरंगे की शान है,
और भारत की सरकार लगी हुई है कि एक एक को निकाल कर ला रही है, वरना इन लोगों ने ब्लैकमेलिंग में भी कोई कमी नहीं छोड़ी और मानवता के हीरो बनकर घूम रहे हैं। पाठशाला में अब युद्ध के बिजनेस का चैप्टर खोलता हूं। आपने यह तो समझ लिया कि युद्ध के असली विलन कौन है, लेकिन यह समझने की बारी है अब कि युद्ध से फायदा किसको होगा। और इसे समझने के लिए बताना जरूरी है कि दुनिया भर के शेयर मार्केट भले गिर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप की बड़ी डिफेंस कंपनियों के शेयर्स की कीमत बढ़ रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन, उसका शेयर पिछले 5 दिन में 17% बढ़ गया है। आपका पैसा डूब गया, कितनों ने आत्महत्या कर ली होगी, इतना इतना शेयर बाजार नीचे गया है। लेकिन आर्म्स लॉबी इस वक्त रशियन वोडका पी रही होगी, वाइन पी रही होगी, चीयर्स कर रही होगी इस युद्ध को देखकर, क्योंकि उनका शेयर बढ़ रहा है। वो यही चाहते हैं। 17% शेयर बढ़ गया बॉस 5 दिन में। अमेरिका की चौथी बड़ी डिफेंस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमन, उसका शेयर पिछले 5 दिन में 16% बढ़ा है। यूके की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी BAE सिस्टम्स 5 दिन में 23% शेयर ऊपर चला गया। जर्मनी की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है रेनमेटल, उसका शेयर 5 दिन में 52% बढ़ गया। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों इन लोगों को सूट करता है ये युद्ध ना रुके, क्यों इन लोगों को सूट करता है कि दुनिया भर में ये सेंटिमेंट चला जाए कि अगर आप मजबूत नहीं होगे, हथियार नहीं रखोगे, तो दुनिया आपको खाने को आएगी। सब हथियार खरीदें ज्यादा से ज्यादा। क्यों इनको सूट करता है, आर्म्स लॉबी को सूट करता है, ये देख के भी नहीं समझ में आ रहा। फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है थेल्स, इसका शेयर 5 दिन में 27% चढ़ गया है। इटली की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी लियोनार्डो SPA, इसका शेयर 5 दिन में 35% आसमान छू रहा है। स्वीडन की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी सैब, इसका शेयर 5 दिन में 45% ऊपर गया। आप मर रहे हैं, इनका शेयर चढ़ रहा है। और ये वो आर्म्स लॉबी है जो बड़ी बड़ी सरकारों को हिलाने की ताकत रखती है। तो इनकी मर्जी के बिना सब कुछ हो रहा हो, ये कैसे कोई यकीन करे। युद्ध में कोई जीते कोई हारे, लोग बर्बाद हो जाएं, लेकिन डिफेंस कंपनियां आबाद होती हैं, क्योंकि हर देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगेगा। और इसका आपको उदाहरण देकर बताता हूं। जर्मनी अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के संकेत दे चुका है, जो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ही बनाती है। पोलैंड 45,000 करोड़ रुपए में 250 एब्राम्स बैटल टैंक्स खरीद रहा है, जो अमेरिकी कंपनी जनरल डायनेमिक्स बनाती है। समझ रहे हैं बात को? यानी युद्ध में जीत हार तो बाद की बात है। पहली सोच यही है कि ताकत होगी तो युद्ध भी लड़ा जा सकता है और युद्ध रोका भी जा सकता है। यूक्रेन को जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं उनकी बात आपको बताता हूं। यूक्रेन को अमेरिका 300 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सप्लाई कर चुका है। यह मिसाइल अमेरिकी डिफेंस कंपनियां लॉकहीड मार्टिन और रेथन टेक्नोलॉजीज मिलकर बनाती हैं। एक जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल की कीमत कितनी पता है? 1,32,00,000 रुपए। यूक्रेन को अमेरिका 500 एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइल दे रहा है। यह मिसाइल अमेरिका की डिफेंस कंपनी रेथन टेक्नोलॉजीज बनाती है। इसका प्रोडक्शन जर्मनी और टर्की में भी होता है। सब मिलकर मजाक करते हैं जब युद्ध होता है। एक स्ट्रिंगर मिसाइल की कीमत करीब 1,90,00,000 रुपए होती है। यूक्रेन को ब्रिटेन 2000 मेन बैटल टैंक एंटी टैंक वेपन दे रहा है। इसे MBT लॉ भी कहते हैं। एंटी टैंक वेपन ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी साब बनाती है, जिसका शेयर चढ़ा हुआ है। यूक्रेन में हथियारों की जरूरत अमेरिका और यूरोप पूरी कर रहे हैं। भले ही अमेरिका और यूरोप यूक्रेन से पैसे नहीं ले रहे, लेकिन हथियार कंपनियां तो फ्री में हथियार नहीं देंगी ना। तो जितने दिन युद्ध चलेगा, जितने युद्ध होंगे, हथियारों की डिमांड उतनी बढ़ेगी और इस युद्ध के खत्म होने के बाद और बढ़ेगी। सबको अपने आप को मजबूत बनाना है, किसी को यूक्रेन नहीं बनना, सबको रशिया बनना है। लगाओ मंडी, बेचो। आप अपने घर में फोटो लगाएंगे किसी अपने की, उस पर माला चढ़ाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो अपने घर में टाइल्स लगाएंगे, मार्बल, महंगे घर खरीदेंगे, क्योंकि आपकी मौत से उनको फायदा है। यूक्रेन युद्ध के बीच
यूक्रेन और रूस के बॉर्डर से जुड़े देश, यानी वो देश जो वॉर जोन के करीब हैं, वहां से भी हथियारों की तत्काल डिमांड बढ़ गई। जैसे आपको बताता हूं, अगर आप देखेंगे हंगरी, हथियार की डिमांड बढ़ गई। देख लीजिए कहां कहां बढ़ी है भाई। अरे मक्खी जा तू। हंगरी में बढ़ गई। इनको लग रहा है भाई हम छोटे देश हैं, कभी भी कोई चढ़ाई कर दे, हथियार रखो। ये बल्गारिया, चेक रिपब्लिक या रोमानिया, ये सारे देश जो हैं यहां पर हथियार की डिमांड बढ़ गई है। पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया, स्वीडन, ये देश जिन हथियारों की तत्काल सप्लाई के लिए जोर लगा रहे हैं, उनमें ड्रोन है। जिस ड्रोन को देखते हैं भाई ऊपर से कम नजर तो रखे कौन आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, एडवांस वेपन सिस्टम है। ये सब इनको तुरंत चाहिए। चांदी हो गई लोगों की, पैसा बहाएंगे और आप जो है वो आराम से सोचते रहिए कि क्या करना है। हमने आपको स्टिंगर मिसाइल के बारे में बताया जो यूक्रेन को सप्लाई की जा रही है। स्टिंगर मिसाइल कैसी दिखती है? हल्की होती है। यह है स्टिंगर मिसाइल, कंधे पे रखिए, छोड़ दीजिए, ऑपरेट करने में आसान हो गई। 1980 के दशक में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ किया था। तब अमेरिका ने ऐसी 500 मिसाइल अफगान मुजाहिदीनों को दी थी। स्टिंगर मिसाइल अफगानिस्तान में बहुत काम आई और रूसी सेना के 300 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर इससे गिराए गए थे। बाद में रूस अफगानिस्तान छोड़कर चला गया। हम डिफेंस बिजनेस की जब बात कर रहे थे, दुनिया में डिफेंस बिजनेस सबसे बड़ा है और इस बिजनेस में बहुत कम देश हैं। इसको समझिए कैसे इनको फायदा होता है। 90% डिफेंस बिजनेस पर 10 देशों का कब्जा है। अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी, इसके अलावा इजराइल, ब्रिटेन, इटली, दक्षिण कोरिया और स्पेन। इनमें से टॉप 5 देशों के पास 90% बिजनेस में 76% की हिस्सेदारी है। 14% बिजनेस इजराइल, ब्रिटेन, इटली, दक्षिण कोरिया और स्पेन के पास है। यूक्रेन युद्ध से अमेरिकी डिफेंस कंपनियां कितनी उत्साहित हैं, यह आपको जानना चाहिए। अमेरिका की 2 बड़ी डिफेंस कंपनियां हैं, लॉकहीड मार्टिन और रेथन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था। लॉकहीड मार्टिन के हेड हैं जिम टैकलेट और रेथन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं ग्रेग हेस। 25 जनवरी को ग्रेग हेस ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पूर्वी यूरोप में तनाव से कंपनी को फायदे पर चर्चा की। 25 जनवरी को ही लॉकहीड मार्टिन के हेड जिम टैकलेट ने बैठक की। उन्होंने अपने निवेशकों से कहा कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच ग्रेट पावर कंपटीशन कंपनी के लिए ज्यादा बिजनेस का संकेत। मतलब इस आर्म्स लॉबी को पहले से अंदाजा था ये होगा। अच्छा, जिस डिफेंस बिजनेस की बात कर रहा हूं इसको आप समझिए। थोड़ा सा पानी पीना भी जरूरी है। जिस डिफेंस बिजनेस की बात कर रहा हूं वहां अमेरिका का बोलबाला है। डिफेंस कंपनियां बना रही हैं, लेकिन अमेरिका का जो बोलबाला है उसको समझिए किस तरीके से। 5 टॉप 5 डिफेंस कंपनी, ये सारी कहां हैं? सारी की सारी यूएस में। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रुमन, रेथन और जनरल डायनामिक्स। इन 5 कंपनियों की सालाना हथियार बिक्री कितनी है आपको पता है? 166 बिलियन डॉलर। अब इसको अगर आप रुपए में कन्वर्ट करें, हर साल का बता रहा हूं, यह हो जाता है 12,58,000 करोड़ रुपए। एक साल में ये 5 कंपनियां 12,58,000 करोड़ कमाती हैं। बड़े बड़े देश ऐसे होंगे
जिनकी अर्थव्यवस्था भी शायद इतनी ना हो, सालाना बजट इतना ना हो, इतना सोना ना हो उनके पास। और ये सिर्फ 5 कंपनियां हैं जो हर साल 12 लाख 12.5 लाख करोड़ कमा रही हैं। और आपको क्या लगता है इधर उधर नहीं जाता होगा? दुनिया की टॉप 25 डिफेंस कंपनियों में 12 अमेरिका की कंपनियां हैं। टॉप 25 के टोटल बिजनेस का 61% अमेरिकी कंपनियों के पास है। 16% टॉप 25 में देखिए जिनकी बात कर रहा हूं, 61% जो है ये अमेरिका के पास है। 61% इसका जाता है अमेरिका के पास, बिजनेस में से कह रहा हूं। 16% चाइना, इनके पास चला जाता है। 18% जो है वो आपकी हो जाती है यूरोप की कंपनी, और 4%, मात्र 4% रूस के पास है, या रूस की कंपनियों के पास है। ग्लोबल डिफेंस बिजनेस 531, जो ग्लोबल डिफेंस बिजनेस है, यानी जो हथियारों का सालाना बिजनेस है, और ये सालाना बता रहा हूं आपको, सालाना सुनेंगे तो पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हर साल कितना पैसे का हथियार बिकता है? 531 बिलियन डॉलर। और ये 531 बिलियन डॉलर कितना होता है आपको पता है? 40 लाख करोड़ रुपए। 40 लाख करोड़ रुपए हर साल दुनिया भर में 40 लाख करोड़ रुपए के हथियार बिक रहे हैं। और ये लोग शांति की बात करते हैं। और इस 40 लाख करोड़ में अमेरिकी कंपनियों का सालाना बिजनेस कितना है? इसमें से यूएस का शेयर देख लीजिए, 285 बिलियन डॉलर, यानी कि 21 लाख करोड़ रुपए। अब आप मुझे बताइए, अमेरिका युद्ध नहीं करेगा तो क्या करेगा? दुनिया भर में इधर उधर घुसकर उनको बर्बाद नहीं करेगा तो क्या करेगा? दुनिया के देशों को पीछे से पंप नहीं करेगा लड़ने के लिए तो क्या करेगा? आपसे शुरू में कहा था ना कि अमेरिका एक युद्ध से कितना कमा लेता है। हमारे यहां पूछते ना, बेटा कितना कमा लेते हो? ये 1 साल का है। दुनिया को लड़ाओ, नोट छापो। यह है अमेरिका। ग्लोबल बिजनेस में अमेरिका की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा की है। सोचिएगा, अमेरिका का डिफेंस कारोबार कभी रुकता नहीं है। हाल फिलहाल में अमेरिका ने कितने देशों के साथ डिफेंस डील की, यह भी जानना चाहिए आपको। फरवरी में अमेरिका ने 26 बिलियन डॉलर यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील की। अमेरिका ने पोलैंड को 6 बिलियन डॉलर यानी 45,000 करोड़ रुपए के टैंक बेचे। मिडिल ईस्ट के देशों में 5 बिलियन डॉलर यानी लगभग 38,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की। जनवरी में इजिप्ट से 2.2 बिलियन डॉलर यानी 16,000 करोड़ रुपए की सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट की डील की। नवंबर 2021 में सऊदी अरब से 650 मिलियन डॉलर यानी लगभग 2,000 करोड़ रुपए की मिसाइल डील की। जॉर्डन को 4.2 बिलियन डॉलर यानी 32,000 करोड़ रुपए के 12 F-16 जेट्स बेचे। इंडोनेशिया से 14 बिलियन डॉलर यानी 1 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील की। ताइवान से 100 मिलियन डॉलर यानी 758 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की। समझ में आया? जितना आपका खून बहेगा उतना इनका अकाउंट भरेगा। सिंपल। वो आपको बताने आएंगे कि वो आपके सबसे बड़े मसीहा हैं, लेकिन उन मसीहाओं के पीछे कई लाख करोड़ रुपए कमाने वाली डिफेंस कंपनियां हैं, और कुछ लाख करोड़ इधर उधर देने भी पड़ गए तो क्या है। हथियारों की रेस और हथियार कंपनियों की मनमानी कितनी खतरनाक हो सकती है, यह अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने वो अच्छे से जानते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और मित्र देशों की जीत के बाद आइजनहावर ने जो कहा था वो आज सच साबित हो रहा है। देश की डिफेंस कंपनियों को अगर रेगुलेट नहीं किया गया तो दुनिया में लगातार युद्ध होते रहने की आशंका है। उस वक्त कहा था
कि अगर डिफेंस कंपनियों को रेगुलेट नहीं कीजिएगा तो दुनिया में लगातार युद्ध होता रहेगा। लेकिन सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, दूसरे कई देशों को भी युद्ध से बड़ा मुनाफा दिख रहा है। जैसे टर्की से यूक्रेन को बायरैक्टर TB2 ड्रोन्स की सप्लाई हो रही। टर्की और इजराइल के ड्रोन के सहारे ही अजरबैजान ने अर्मेनिया को 2020 के युद्ध में हराया था। नीदरलैंड से 50 पैंजरफॉर्स्ट T3 एंटी टैंक वेपन सिस्टम गए हैं, जो इजराइल की डिफेंस कंपनी राफेल की जर्मन सब्सिडरी है, वो बनाती है। अच्छा, एक दिलचस्प बात भी बताता हूं। टर्की यूक्रेन को अपने ड्रोन सप्लाई कर रहा है, उसी टर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद रखा है। मतलब आप सोचिए कि एक तरफ टर्की जो है, खेल देखिए आप कंपनियों का और देशों का। टर्की जो है वो यूक्रेन को क्या दे रहा है? यूक्रेन को कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूं ना भाई, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे से जो है ड्रोन ले लो। तो टर्की को दे दिया ड्रोन, ठीक है, यूक्रेन को दे दिया ड्रोन, और यही टर्की जो है वो रूस से S-400 ले रहा है। अरे भाई, अगर ये इतना खराब है, इसको तानाशाह बता रहे हो, इसको दुनिया को बर्बाद करने वाला बता रहे हो, तो इससे S-400 क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि तुमको खुद को मजबूत करना है और इसको ये दिखाना है कि मैं मजबूत हूं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम मेरे साथ रहो। और जबकि टर्की तो नेटो का मेंबर भी है। टर्की ने 2017 में 4 S-400 डिफेंस सिस्टम की डील की, $2.5 बिलियन यानी 19,000 करोड़ रुपए की डील। 2019 में पहली डिलीवरी हुई, दूसरी डिलीवरी होने वाली है। अब बताएं, बोल दें कि नहीं मैं रूस से नहीं लूंगा, जाओ रख लो। इतना बैन लगा रहे हैं ना, इतना प्रतिबंध लगा रहे हैं, बोल के दिखाएं रूस से कि S-400 नहीं लूंगा, जाओ रख लो, मेरा पैसा भी रख। नहीं बोल पाएंगे। यानी रूस को भी दिक्कत नहीं कि यूक्रेन को टर्की क्यों ड्रोन सप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसे S-400 टर्की ने खरीद लिए हैं। टर्की को भी कोई टेंशन नहीं कि यूक्रेन को ड्रोन क्यों बेच रहा है, जब वो खुद रूस से हथियार खरीद रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि सब बातों से ऊपर है डिफेंस का बिजनेस। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। 2011 के लीबिया युद्ध का उदाहरण आपको बताता हूं। लीबिया में वहां के तानाशाह गद्दाफी को हटाने के लिए फ्रांस और यूके समेत नेटो देशों ने एयर स्ट्राइक की। लीबिया के लड़ाकू विमानों और सैन्य गाड़ियों को रिपेयर और अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस और इटली की कंपनियों के पास था, और इन लड़ाकू विमानों और सैन्य गाड़ियों को फ्रांस और यूके की कंपनियों के बने लड़ाकू विमान तबाह कर रहे थे। यानी कंपनियों को दोनों तरफ से फायदा हो रहा था। एक और दिलचस्प बात, अमेरिका पहले बर्बाद करता है और फिर बनाने का भी ठेका ले लेता है। अब आप सोचिए क्या कमाल का खेल कर रहा है अमेरिका। यानी दोनों हाथ में लड्डू हैं, बर्बाद करो और बनाओ, और दोनों में आराम से कमाओ। यह है अमेरिका का मंत्र। बर्बादी के लिए हथियार दो, वहां कमाओ। अरे तुम बर्बाद हो गए, तुम्हारा घर मैं बनाऊंगा, मैं, अरे यार मैं हूं ना, किस लिए हूं, मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट दे दो। अफगानिस्तान में 20 साल के रिकंस्ट्रक्शन का ठेका अमेरिका ने अपनी कंपनियों को दिया था, और इसकी कीमत थी $145 बिलियन, यानी 11 लाख करोड़ रुपए। अब आप बताइए, जो हथियार बेच रहे हैं कितने, 50 लाख करोड़ के आसपास, और 11 लाख करोड़ बनाने के। पूरे एक साल में पूरे दुनिया में 50 लाख करोड़ और अमेरिका 20 लाख करोड़ के आसपास, और 11 लाख करोड़ का बनाओ भी, बर्बाद भी करो और कमाओ भी, और दुनिया में बिग डैडी भी बने रहो। खेल समझ में आया? इसीलिए कहा था ये चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा। नमस्कार।